हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन मौर्य। और आज हमारे क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं कि आखिर जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो होता क्या है, हम उसे पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही जान लेते हैं। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है यार ये क्या सब्जेक्ट है, आखिर इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हम बताते हैं कि उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter and its composition, its structure and its changes that undergoes in composition as well as in energy during the वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे आसपास में जो भी कंपाउंड्स है, जो भी मैटर है, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास में देख सकते हैं, ठीक है, तो उनके कॉम्पोजिशन की स्टडी करते हैं कि आखिर वो चीज़ें हैं वो किन किन चीज़ों से मिल करके बनी है। हमारे आसपास में एक टेबल है, एक मार्कर है, एक बोर्ड है, तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में इनकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं कि आखिर ये जो चीज़ें हैं, जो भी मैटर हमारे पास में है, वो किन चीज़ों से मिल करके बनी हुई है। जिन चीज़ों से वो मिल करके बनी हुई है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, या फिर अगर वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर उनके रिएक्शन करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि इसकी हम मैटर को स्टडी करते हैं, कि इसकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे केमिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हो सकते हैं, ठीक, और हाँ उसकी कॉम्पोजिशन में जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का चेंज आता है, जैसे काफ़ी एनर्जी को रिलीज़ की जाती है कुछ रिएक्शंस में, कुछ में एनर्जी को एब्जॉर्व करी जाती है। तो केमिस्ट्री में हम ऐसे भी रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, ऐसी भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, मैं आपको अनसर्टेनिटी वगैरह, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह की भी कैलकुलेशंस करने के लिए दिया हुआ है, बट वो चीज़ें काफ़ी बेसिक्स हैं, आप उसको बुक से भी पढ़ के सीख सकते हो। ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला एक टर्म आता है बुक में, ठीक है, स्टोइचियोमेट्री। ये जो स्टोइचियोमेट्री है इसका मतलब क्या होता है, इस टर्म का ही मतलब होता है कि ठीक है, इस टर्म का मतलब होता है एलिमेंट मेजर। मतलब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में एक दूसरे से कंबाइन करके कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बनाता है, वही चीज़ कहलाती है स्टोइचियोमेट्री। जैसे मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखूँ, ठीक है, तो ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया, लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी हमें इसको पहले बैलेंस करना होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकी ये जो आगे ये जो टर्म्स लगे रहते हैं, ये जो न्यूमरल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं 1 2 1 2, यही जो टर्म्स यहाँ पे आते हैं इन्हें आप क्या कहते हो, स्टोइचियोमेट्री कहते हो किसी भी रिएक्शन के। ठीक है, जैसे मैंने एक और लिखा, कोई भी बैलेंस रिएक्शन जब होता है उसके आगे ये जो टर्म आती है इसे ही आप उसका स्टोइचियोमेट्री कहते हो। ये क्या होता है बेसिकली, एलिमेंट मेजर। मतलब एलिमेंट जो भी आपने ले रखा है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपने जो भी ले रखा है उसको कितनी क्वांटिटी में आपने ले रखा है, उसी का जो मेजर होता है उसे ही आप क्या कहते हो, स्टोइचियोमेट्री कहते हो। ठीक है, अब स्टोइचियोमेट्री के ही अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कुछ लॉज आते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आते हैं, उन्हीं को आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, ठीक है, कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखेंगे। ये लॉज बहुत ही बेसिक से लॉज होते हैं, सारी जो केमिस्ट्री है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट रहती है। ऐसे इन कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकता, हो सकता है एग्जाम्स में नहीं मिले, पर आपको इन लॉज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको समझोगे तो ही आप आगे जाकर के कोई भी अगर रिएक्शंस हो रही हैं तो उनका मैकेनिज्म समझ पाओगे, वो क्यों हो रहे हैं ये चीज़ आप समझ पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा लॉ आता है, ये लॉ क्या कहता है, इसके नेम से ही ये सजेस्ट करता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, A + B रिएक्ट करके C + D ये प्रोडक्ट में बना रहे हैं ये। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि जो सम ऑफ मासेस ऑफ जो रिएक्टेंट होगा वही इक्वल होगा सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है,
इज इक्वल्स टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो तो वहाँ पे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आप ना ही मास को बना सकते हो ना ही मास को ख़त्म कर सकते हो, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी आपने जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स का लिए रहे होंगे वही सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट हमेशा ही इक्वल होंगे सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि आप जितना अपने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया रहा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए उतने ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस पर एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.8 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.8 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, शो दैट द रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे मीथेन का हम कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं। मीथेन का कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपने मीथेन ले रखा है उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट जब करते हो तो यहाँ पे निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अमाउंट में हीट भी यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो हीट से तो हमारा कोई मतलब नहीं है अभी। यहाँ पे देखिए हमने क्या रख के रखे हैं 0.8 ग्राम ऑफ मीथेन हमने ले रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है 2.2 ग्राम। ठीक, और वाटर है हमारा 1.8 ग्राम। देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना है। तो अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना है तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब मीथेन का मास और ऑक्सीजन का मास जो भी रहेगा वो हमेशा इक्वल आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के मास के और वाटर मॉलिक्यूल के मास के। तो वही चीज़ हमें प्रूव करना है, हमें इसके मास को निकालना है। पहले हम इसके मास को निकालते हैं फिर हमें पता चलेगा कि ये इस मास को इस लॉ को प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस देखिए अभी ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन अभी ये बैलेंस नहीं है, तो इसको सबसे पहले तो हमारा काम होगा इसको हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनकी स्टोइचियोमेट्री 1:1:2 के रेशियो में आ जाएगी। अभी हमें इसका क्या करना है प्रूफ करना है इस लॉ को। तो ये क्वेश्चन हम इरेज कर देते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू इट्स स्टोइचियोमेट्री हमारा अगर 1 मोल हम मीथेन का लेते हैं तो वो 2 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता है, 2 मोल वाटर के निकालता है यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर इसका 1 मोल है तो 1 मोल में मीथेन के कितने इसके ग्राम्स होते हैं। अगर आप 1 मोल मीथेन का वेट निकालोगे ठीक है तो वो बराबर हो जाता है 16 ग्राम्स के। ठीक है, अगर 1 मोल मीथेन होता तो वो 16 ग्राम्स के बराबर होता, लेकिन हमारे पास 1 मोल पूरा तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 0.8 ग्राम है। तो हम निकाल लेंगे कि इसके 0.8 ग्राम में मीथेन के कितने मोल्स हैं। तो देखिए अगर इसके 1 मोल में मीथेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मीथेन की 1 मोल में अगर सिर्फ 16 ग्राम्स हैं तो इसके 0.8 ग्राम्स में कितने मोल्स हो जाएंगे उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर हम इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर देते हैं। इसके 16 ग्राम बराबर 1 मोल होता है तो इसकी 0.8 ग्राम बराबर कितने मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, इतने मोल्स हो जाएंगे। और इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/20 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये 1/20 मोल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास 1/20 मोल्स मीथेन के हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो इसके 1/20 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके कितने मोल्स चाहिए होंगे, इसके 1/20 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए इसके 2/20 मोल्स चाहिए होंगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए हमारे पास मीथेन का भी मोल कितना है, 1/20 मोल्स है मीथेन के हमारे पास। तो अब हम निकालेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है। देखिए अगर इसके 1 मोल को इसके 2 मोल चाहिए होते थे रिएक्ट करने के लिए, देखिए 1 मोल CH4 को हमें कितने चाहिए थे, 2 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए रहते थे। तो 1/20 मोल्स को कितने चाहिए, CH4 को इसके रिएक्ट करने के लिए 2 इंटू 1/20 मोल्स चाहिए होंगे।
इतने मोल्स चाहिए होंगे रिएक्ट करने के लिए। तो अब देखिए ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास इस रिएक्शन को करवाने के लिए टोटल कितने मोल्स चाहिए होंगे ऑक्सीजन के, 1/10 मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है, 1/10 मोल्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है जो मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, इतना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का ये जो वेट है यही निकालना है हमें ऑक्सीजन का। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 ग्राम्स होता है, ठीक है, 32 ग्राम्स पर मोल होता है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, 1/10 मोल्स निकल के आ चुके हैं और हमें इसका वेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बस इस वैल्यू को इस नंबर में पुट कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है 1/10 मोल्स, इसका गिवन वेट हमें पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 32 ग्राम्स पर मोल। अब इस वैल्यू को जैसे आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गिवन वेट आपका निकल के चला आएगा 3.2 ग्राम्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन का वेट कितना निकल करके आ रहा है, 3.2 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन का वेट हमारा 3.2 ग्राम आ रहा है। तो इतना तो हमने केमिकल मोल कॉन्सेप्ट को लगा करके यहाँ पे पता कर लिया कि आखिर ऑक्सीजन यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है। अब हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये ओबे करता है कि नहीं ओबे करता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम रिएक्टेंट्स के मासेस को सम कर दें और अगर वो प्रोडक्ट के मासेस के सम के बराबर में आ जाता है तो ये उस लॉ को प्रूव करेगा। तो आप सम कर लो, 0.8 और 3.2 को आप ऐड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 4.0 ग्राम हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रोडक्ट्स को भी अगर आप सम करो तो 2.2, 1.8 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ही रिएक्टेंट्स का भी जो मास होता है और जो प्रोडक्ट्स का मास होता है दोनों ही 4.0 ग्राम के बराबर में आ जाता है। तो ये जो रिएक्शन था ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा था, इससे ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये मैंने किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब है हमारा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइनिंग इन दी डेफिनेट रेशियोज बाय मास, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पानी 3 जगह से लेकर के आ रही हूँ। मैं एक काम कर रही हूँ, मैं कोई आसपास में नदी है मैं वहाँ से जा रही हूँ, पानी एक बॉटल में भर के लेके चली आ रही हूँ। दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फ्रीज में पहले से पानी रखा हुआ था, मैं वो पानी निकाल के लेके आ रही हूँ। और तीसरा कोई भी नॉर्मल सा टैप वाटर आ रहा है, मैंने उसको भर के रख लिया। तो ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि आप जो पानी है, पानी वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2O। तो H2O को आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से उसको ऑब्टेन करो, उसका जो एलिमेंट्स होंगे उसको बनाने वाले वो हमेशा ही सेम रहेंगे, ठीक है। और हाँ, जिस रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो आप पानी को चाहे नदी से लेकर के आओ, चाहे आप फ्रीज से निकाल करके ले आओ, चाहे आप टैप वाटर से लेकर के आओ, वो जिन एलिमेंट से मिल करके बना हुआ होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं 2 ही का एग्जांपल लेती हूँ, सी वाटर है, टैप वाटर है। अब सी वाटर में भी वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही होगा, टैप वाटर में भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। अगर यहाँ पे हम इनके रेशियोज निकालते हैं, इनके मॉलिक्यूलर मासेस का, इनके मासेस का रेशियो अगर निकालते हैं जब, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 2:16 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2:16 इनके मासेस का रेशियो आ जाएगा। और इसको अगर आप सिंपल करते हो और सिंप्लीफाई करते हो तो ये 1:8 1:8 आता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई सा भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, आप वो उसके सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि अगर आपने उसका सोर्स बदल दिया जहाँ से आप उसको ऑब्टेन कर रहे हो तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल जाएगा, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, उनका
क्या है, उनका रेशियो बाय मास उनका बदल जाएगा, नहीं ये कभी भी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है अगर वो सेम कंपाउंड है, सॉरी अगर एक कोई कंपाउंड है तो आप उसको किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो, उसका हमेशा ही जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उनका जिस तरीके से उसके एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं वो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेंगे और उनका रेशियो बाय मास हमेशा ही सेम आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक सी वाटर है, यहाँ पे H2 हमने ले रखा है यहाँ, और एक हमने टैप वाटर का H2 ले रखा है। यहाँ पे अगर हम सी वाटर के वाटर का कॉम्पोजिशन देखते हैं तो ये रेशियो बाय इनका रेशियो बाय मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे भी 2:16 आएगा, और अगर इनका कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे भी 2:16 ही आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड्स 0.403 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है कि 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो भी क्वेश्चन हमने दे रखा था, जो भी रिएक्शन हमने करवाया है, इसमें ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा कि लास्ट में हमारा जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जिन भी एलिमेंट से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जिन भी एलिमेंट से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, उनका रेशियो बाय मास सेम आना चाहिए। तो बस वही चीज़ हमें प्रूफ करना है इसमें। तो देखिए पहले तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का वेट पता है, बट ऑक्सीजन का भी वेट हमें नहीं पता। जिन एलिमेंट से मिलकर ये बन रहा है उनका सबका वेट हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। तो एक छोटा सा चार्ट हम बना लेते हैं। ये है एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, सॉरी एक्सपेरिमेंट 1 में मैग्नीशियम का वेट है 0.243 ग्राम और मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारा 0.403 ग्राम। सेकेंड वाले में 0.182 ग्राम है और यहाँ पे 0.302 ग्राम है। तो इतना तो हमें वेट पता है। अब हमें ऑक्सीजन का वेट पता करना है। तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि जो जितना मास रिएक्टेंट करेगा उतना ही मास प्रोडक्ट करेगा। तो अगर हमें पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन से ही मिलकर MgO बना हुआ है, तो अगर हम इसके और इसके मासेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन का भी मास यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके ऑक्सीजन का मास निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा ठीक है। और सेकंड वाले में ठीक, तो इतना वेट आ गया। फर्स्ट केस में हमारे 0.160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास में था, सेकंड वाले केस में 0.120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास में था। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये लॉ ऑफ ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करना है, ये प्रूफ करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स का रेशियो निकाल लेंगे, इनका रेशियो बाय मास। तो अगर हमारे पास मैग्नीशियम का वेट इतना है अभी और ऑक्सीजन का इतना है, तो हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकाल लेना है हर केस में। फर्स्ट वाले केस की बात करें तो अगर हम Mg रेशियो ऑक्सीजन निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.243 डिवाइडेड बाई 0.160 हो जाएगा। तो ये आपका निकल करके आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.51 के बराबर। और अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट की हम बात करें, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा और ये भी इक्वल आ जाता है 0.151 के इक्वल। और इसको आप लिख सकते हो 3:2 ठीक है। तो देख रहे हो आपकी दोनों ही रिएक्शंस में हमने डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम लिया था, डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आप कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे आपको निकल के आता है कि ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इनका जो रेशियो बाय मास है कंबाइन करने का मैग्नीशियम ऑक्साइड में, वो हमेशा सेम मिलेगा, वो 3:2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये इनका जो सेम डेटा है ये प्रूफ करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उनमें अगर एक कंपाउंड है, आप उसको किसी भी सोर्स से बना रहे हो, कितने भी अमाउंट से बना रहे हो, तो लेकिन जब वो फॉर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो रेशियो बाय मास रहता है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। हमारा थर्ड लॉ जो कि क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, when two elements combine with each other to form 2 or more chemical compounds, then different amount of one element which reacts with definite amount of second element are in whole number रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई दो ही सेम एलिमेंट से डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं जिनसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे उसका एग्जांपल क्या है, आप मान लीजिए H2O ले रहे हो और आप H2O2 ले रहे हो। यहाँ पे ये वाटर है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन होकर के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे से और 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब एक एलिमेंट होता है जो डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन होता है, एक एलिमेंट होता है जिसका अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब आप उनका रेशियो निकालते हो जो वेरी कर रहा होता है, जो जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम निकालें तो ये 2:16 के फॉर्म में है। लेकिन इस केस में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं तो ये 2:32 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो वेट है वो तो कांस्टेंट है, 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन का जो वेट है वो वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस लॉ के हिसाब से ये क्या कहता है कि यहाँ पे जब 2 एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे होते हैं, सेम एलिमेंट से दो कंपाउंड्स हैं, उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एलिमेंट का मास अगर आपने फिक्स कर दिया हुआ है तो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो एक दूसरे की क्या होता है, वो होल नंबर रेशियो में आता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक दूसरे के होल नंबर ऑफ रेशियो, मतलब जैसे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है और यहाँ पे 32 ग्राम है, अगर इनका आप रेशियो निकालते हो 16:32 तो ये कितने में आ रहा है, 1:2 के फॉर्म में ही आ रहा है। तो बस ये लॉ यही कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे होते हैं और उनमें से एक का मास आपने कांस्टेंट कर दिया, तो जो दूसरा वेरी कर रहा होता है उनके जो मासेस होंगे वो एक दूसरे के होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 1:2 के फॉर्म में है। अगर हम 1-2 और एग्जाम्पल्स देख लें, जैसे CO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यहाँ पे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के वेट को देखें तो यहाँ पे कार्बन कितना है 12 ग्राम होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम होता है। यहाँ पे कार्बन 12 ही ग्राम है लेकिन ऑक्सीजन 32 ग्राम से है। तो अगर इसका हम रेशियो निकालें तो ये आपका आ जाएगा 3:4 और ये आपका आ जाएगा 3:8 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का भी अगर आप रेशियो निकालते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3:4 के फॉर्म में आ रहा है, ये 3:8 के फॉर्म में आ रहा है। एक का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन सेकंड वाले का मास कैसे वेरी कर रहा है, ये 4 और 8 है, तो ये 4:8 अगर आप करते हो तो ये 1:2 के फॉर्म में वेरी कर रहा है। तो ये भी क्या है, होल नंबर रेशियो के फॉर्म में ये वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है बस ये यही कहता है कि अगर एक के मास को आप कांस्टेंट रख देते हो तो दूसरे वाले का जो मास है वो अपने आप से होल नंबर रेशियो के फॉर्म में वेरी करता है, ठीक है। जैसे इसी का एक और एग्जांपल होता है, मैं बता दूं, नाइट्रोजन के कंपाउंड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे उनको नॉक्स भी आप पढ़ते हो शॉर्ट फॉर्म में। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O5, ठीक है। इस तरीके के आपको कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं वो इस लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा NO और ये उसके ऑक्साइड्स हो गया, ठीक है। तो ऑक्साइड्स मैंने नाइट्रोजन के बनाए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स मैंने लिख रखे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वेट हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन का वेट कितना है, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आपको पता है वो 28 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 16। अगर एक नाइट्रोजन के एटम की बात करें तो वो 14 या मान लो चलो एन नाइट्रोजन की सिर्फ बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पे हम देखें N2O में नाइट्रोजन का वेट कितना है 28 ग्राम हो जाएगा और ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है। यहाँ पे ये 14 है, ये 16 है। यहाँ पे 28, 48 और 14, 32 और इस केस में 28, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनका वेट का मैंने ये ऑर्डर लिख दिया हुआ है, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5 में। अब देखिए हमें लॉ ऑफ
ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन था इसमें क्या करना था हमें कि हमें एक का जो मास था उसको फिक्स करना था। अब जब दूसरे वाले को देखोगे तो वो होल नंबर रेशियो के फॉर्म में वेरी कर रहा था। तो यहाँ पे तो कोई भी वेट कांस्टेंट नहीं है, सारे दोनों में ही दोनों जगह बदल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम इनमें से किसी भी एक का जो वेट है उसको कांस्टेंट कर लें, उसको मतलब फिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो हम नाइट्रोजन के वेट को फिक्स करते हैं। तो अगर ये 28 ग्राम है तो सारे को हम क्या करते हैं 28 ग्राम बना लेते हैं ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 28 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन को। तो अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 28 हो जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 32 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको थोड़ा बदल लेंगे। ये 28 हुआ तो ये 32 हो जाएगा, इसको 28 करोगे तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपने एक जो एलिमेंट था उसके वेट को तो हमने कांस्टेंट रख दिया है, दूसरे वाला यहाँ पे वेरी कर रहा है। और दूसरे वाला किस रेशियो में वेरी कर रहा है, ये आप देखो 1:2:3:4:5 के फॉर्म में वेरी कर रहा है, होल नंबर रेशियो के फॉर्म में वेरी कर रहा है। तो बस यही हमारे लॉ को प्रूव करता है कि यहाँ पे अगर आप अगर दो एलिमेंट्स मिलकर के डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे होते हैं तो वो अगर उनमें से एक के वेट को आप फिक्स कर देते हो तो जो दूसरे वाला एलिमेंट है उसका जो वेट है वो सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में अब हमारा है नेक्स्ट लॉ। लेकिन ये बेसिकली आप इसको लॉ नहीं कहोगे, मतलब ये अभी तक आपने 3 लॉज पढ़ चुके हैं, आप इसको 4th लॉ नहीं कहोगे क्योंकि ये जो अपने 3rd वाला लॉ भी पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए इसको कोई लॉ में पर्टिकुलरली ऐसे काउंट नहीं किया जाता। बट हाँ, थोड़ा जानना इसके बारे में ज़रूरी है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दोनों एक ही तरह के हैं। फर्स्ट वाले में अगर सिर्फ 2 एलिमेंट्स की बात करी जा रही है कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। लेकिन अगर आप 3 एलिमेंट्स की बात करते हो तो वहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो बस यही है। इसमें क्या करना है, ये क्या कहते हैं कि अगर 3 एलिमेंट्स हमारे पास A, B और C और तीनों कंबाइन करके AB, BC और CA रिस्पेक्टिवली बना रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ A और B कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, A और B कंबाइन कर रहे हैं C के साथ में, 3rd वाला जो फाइनल मास ऑफ C के साथ में जिससे कंबाइन करते हैं वो या तो सेम होगा, A और B C से अगर डिफरेंट तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, AC और BC बना रहे हैं तो वो जब उससे कंबाइन कर रहे होते हैं C के फाइनल मास के साथ में तो या तो कंबाइन करने का जो मास है वो सेम हो सकता है या फिर वो सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अभी ये डेफिनेशन से तो नहीं समझ में आया होगा, मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इसको बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे देखिए हमारे पास हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स ले रखे हैं। हाइड्रोजन क्या बनाता है, H2S बनाएगा, यहाँ पे H2O बनाएगा, यहाँ पे SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का वेट कितना है, ये अगर इनका हम रेशियो निकालें इनके वेट का तो ये 2:32 हो जाएगा, यहाँ पे 2:16 हो जाएगा। और अगर इनका वेट हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 32:32 हो जाएगा। देखिए अगर हम इन दोनों में से इनको फिक्स करते हैं, मान लो इस वाले को, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का जो वेट है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो वेट है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 2 ग्राम है, यहाँ पे भी 2 ग्राम है। बट सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो वेट है उसको आपने कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन C है, हमने क्या बोला था कि अगर A और B 2 एलिमेंट्स हैं वो क्या करें, C के फाइनल सेम अमाउंट से कंपाउंड करें, मतलब ऐड हो रहा है। जैसे C से यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को अगर हम C मानते हैं तो हाइड्रोजन दोनों ही केस में ऑक्सीजन से भी और सल्फर से भी कितने इसका मास कंबाइन हो रहा है, 2 ग्राम ही कंबाइन कर रहा है। तो मतलब इसका जो फाइनल मास है वो कांस्टेंट है। तो जो C का फाइनल मास है अगर आप उसको कांस्टेंट रख देते हो तो जो A और B जब उसे कंबाइन कर रहे थे तो वो दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो सिंपल या तो सेम मास से कंबाइन करेंगे या फिर वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे या फिर होल नंबर रेशियो में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो दोनों केस में सेम है। अब यहाँ पे देखिए combining with same mass of hydrogen is,
यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन का मास कितना है 32 और 16 है एंड 16 है। सेम मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे, तो 2 ग्राम हमने ले रखा है और उससे कंबाइन करने वाले सल्फ़र और ऑक्सीजन कितना है 32 और 16 के रेशियो में। मान लो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं 32:16, तो ये कितना आ गया, ये 2:1 आ गया। देखिए और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद देमसेल्व्स। जब वो खुद से कंबाइन करें तो उस टाइम पे सल्फर और ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे सल्फर का मास है 32 ग्राम और ऑक्सीजन का भी मास है 32 ग्राम। तो अगर इसका हम रेशियो निकालते तो ये 1:1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लॉ का मतलब क्या है कि जब 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हमने ले रखे हैं, वो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनमें से क्या करते हैं हम किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से अगर उन दोनों को अलग अलग कंबाइन करते हैं, तो जब वो दोनों एलिमेंट्स जो डिफरेंट थे यहाँ पे मास जिनका अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका जो मास का रेशियो आता है वो या तो सिंपल सेम आएगा जो पहले वाला यहाँ पे आ रहा था फर्स्ट वाले केस में, या फिर उसी के रेशियो में आएगा। जैसे अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले का इसके साथ में, तो यहाँ पे 2:1 डिवाइडेड बाई 1:1, तो ये आपका रेशियो कितना है 2:1 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2:1 की फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अभी तक तो हम लोग रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, या फिर आप इसको गे-लुसाक्स लॉ भी कह सकते हो। तो गे-लुसाक्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर कोई भी आप गैसियस रिएक्शन करवा रहे हो तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय वॉल्यूम, और जो उनके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो भी हमेशा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के फॉर्म में ही तैयार होकर के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हम ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक गैसियस रिएक्शन लिखी है H2 + Cl2 जो कि मिलकर के 2HCl यहाँ पे तैयार कर रहा है। तो इस रिएक्शन को हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं कि हमने 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का लिया था और 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस का लिया था, जो कि रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट भी जो बनता है वो सिंपल रेशियो ऑफ इनके वॉल्यूम का ही रहता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप इसको ये जो वॉल्यूम है इसको आप डायरेक्टली आप नंबर ऑफ मोल से भी रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वाले लॉ में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या है, 1 वॉल्यूम आपने हाइड्रोजन गैस का ले रखा था, 1 वॉल्यूम Cl2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर रहा था और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे 2 वॉल्यूम आपको HCl दे रहा है। एक और रिएक्शन आप लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके आपको 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो गे-लुसाक्स लॉ होता है ये क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आप करवा रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके जो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे थे वो वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दे रखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके HCl बना रहे हैं। अगर 40 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस कम्प्लीटली रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, आपने हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना ले रखा है 40 ml ले रखा है, वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ में। तो आपको बताना है कि कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए और रिएक्शन होने के बाद जो HCl फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका रिएक्शन क्या होता है, ये सिंपल सा रिएक्शन है, Cl2 gives you 2HCl। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 combines with 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम इसका प्रिपेयर करता है, तो अगर इसका हमारे पास 40 ml सिर्फ गिवन है हमें, तो इसका 40 ml सिर्फ गिवन है, तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसके 40 ml को भी इसका 40 ml ही चाहिए होगा, ठीक है। वॉल्यूम्स के रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन कर रहा है तो इसके 40 ml को भी इसका 40 ml चाहिए होगा और इसका 40 ml चाहिए होगा। और अगर इन दोनों का 1 वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका 40 ml इसका 80 ml प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, फाइंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एंड वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर्म। तो ये आपका 40, 80 के फॉर्म में जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उस पर आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 40 ml और जो HCl फॉर्म का वॉल्यूम था वो 80 ml हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, वहाँ पे 60 ml आपको नाइट्रोजन गैस दी गई है, 60 ml आपको हाइड्रोजन गैस दी गई है। आपको रिजल्टेंट मिक्सचर का कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम आपको बताना है। तो देखिए अब आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे N2 प्लस H2, ये 3H2 होता है, यहाँ पे 2NH3 बनता है। तो इस रिएक्शन से हम क्या पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसका 2 वॉल्यूम बनाता है ना, ये बनाता है। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन का 60 ml है, अगर हमारे पास इसका 60 ml है, तो अगर इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करता था तो इसका 60 ml इसके 180 ml से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में इसका 120 ml बनाएगा। पर ऐसा वो तब करता है जब हमारे पास में 180 ml हाइड्रोजन गैस होता। हमें रिएक्शन में हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, 60 ml सिर्फ दे रखी है, तो उतना तो हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं है कि वो पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करवा सके। तो ये जो केस होता है जहाँ पे एक कोई भी एलिमेंट, कोई कंपाउंड या फिर फैक्टर कम हो जाता है रिएक्शन करवाने वाला, तो उसे आप लिमिटिंग रिएजेंट का केस कह देते हो। उसको हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है, तो उस जब लिमिटिंग रिएजेंट का केस आ जाता है ना, तो जो चीज़ रिएक्शन में घट जा रही है अब उसकी तरफ से आप जो रिएक्शन की अप्रोच है उसको बदल देते हो अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम देख रहे थे अगर इसके 60 ml को इसका 180 ml चाहिए, अब हम इसको बदल देंगे। देखो अगर हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 60 ml है 60 ml है, तो हमें पता है कि इसके 3 वॉल्यूम को इसका 1/3 चाहिए होता है ना, इसके 3 वॉल्यूम को सिर्फ इसका 1 वॉल्यूम चाहिए होता है। तो इसके 60 ml को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन को हमारे पास सिर्फ इसका थर्ड पोर्शन चाहिए होगा। तो मतलब हमारे पास नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, हमें सिर्फ इसका 20 ml रिक्वायर्ड है, ठीक है। 23 × 60 हो जाएगा ना, तो इसका थर्ड पोर्शन हमें चाहिए होता है नाइट्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा 60 ml अगर हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है तो हमारा नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा, सिर्फ 20 ml ही रिएक्ट करेगा यहाँ पे। और 20 ml इसके साथ में रिएक्ट करके फिर यहाँ पे 2V अगर बन रहा है तो यहाँ पे हमारा जो NH3 है वो कितना बन जाएगा, 40 ml बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 60 ml पूरा होता ये 180 ml होता तो यहाँ पे 120 ml बन रहा होता, लेकिन यहाँ पे उतना ही नहीं है। तो हम हाइड्रोजन की तरफ से देखेंगे और अगर 60 ml हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली उसका 1/3 पार्ट हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है जो कि 20 ml हो जाएगा, और उसका 2V यहाँ पे बन रहा होता है तो यहाँ पे ये 40 ml हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर when 10 liter of carbon monoxide combines with 10 liter of oxygen, ठीक है, to maximum possible extent प्रेशर और टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाता है और इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके ये CO2 बना रहा होता है। इस तरीके का ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन हमें देख करके क्या समझ में आ रहा है कि इसके 1 वॉल्यूम को इसका हाफ वॉल्यूम चाहिए होगा और यहाँ पे 1 वॉल्यूम ये बनाएगा ना, इतना होता है। हमारे पास रिएक्शन में कंडीशन क्या दे रखी है कि 10 लीटर्स आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखे हैं और 10 लीटर्स आपको ऑक्सीजन दे रखा गया है। पूछ रहा है कि रिएक्शन हो जाने के बाद में क्या जो भी नया स्पीशीज फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा और पूरे रिएक्शन मिक्सचर का फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जब आप कंप्लीट रिएक्शन करवा दोगे, जब आप कंप्लीट रिएक्शन करवाओगे उस केस में इसका एक वॉल्यूम इसके आधे वॉल्यूम के साथ में ही कंबाइन करेगा। तो अगर इसका 10 लीटर आपने ले रखा है तो इसका 10 लीटर कंप्लीट रिएक्शन के बाद यहाँ पे इसके सिर्फ 5 लीटर वॉल्यूम के साथ ही कंबाइन कर पाएगा, ठीक है। या आप पूरे तरीके से इसको रिएक्ट नहीं करवा दोगे क्योंकि फिर यहाँ पे फिर से वही लिमिटिंग रिएजेंट का केस आ जाएगा कि ऑक्सीजन तो एक्सेस में बच जाएगा, यही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि इसका 10 लीटर को कंबाइन करने के लिए इसका सिर्फ 5 लीटर की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद ये इसका एक वॉल्यूम अगर एक वॉल्यूम बना रहा है तो इसका 10 लीटर इसके 5 लीटर से कंबाइन करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 10 लीटर्स ही फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में ये 10 लीटर पूरा रिएक्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पे ये 10 लीटर तो ये बन जाएगा, देखिए अभी ये कुछ भी नहीं है। लास्ट में क्या होगा, इसका 10 लीटर पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इसका 5 लीटर बच जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 10 लीटर्स इसका बन के आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका 10 लीटर पूरा खत्म हो जाएगा, इसका 5 लीटर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे इसका 10 लीटर बन जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि आपको फाइनल वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर की बतानी है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या निकल कर क्या रहा है, 10 लीटर CO2 लास्ट में जो बचेगा, जो बनेगा CO2 वही तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में 10 लीटर लगा कर क्या आ जाओगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो 10 लीटर है ये तो CO2 बना, रिएक्शन के बाद CO2 बना है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बच गया था वो भी तो उसी रिएक्शन मिक्सचर में भी प्रेजेंट है, तो उसके भी वॉल्यूम को आप ऐड करके अपना आंसर दोगे। ठीक है, तो आपसे फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट दी फाइनल वॉल्यूम कंप्लीट। अभी वो आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम बना, वो आपसे फाइनल वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर का पूछा। तो वहाँ पे आप जो भी स्पीशीज का वॉल्यूम बच गया है जितना और जितना भी प्रोडक्ट बना हुआ है उन सबको ऐड करके बताओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 15 लीटर्स लॉ आता है, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है एक PV = nRT, जिसके बारे में अभी आप डिटेल में पढ़ोगे गैसियस स्टेट्स में। ठीक है, वहाँ पे ये इक्वेशन आप पढ़ोगे तो थोड़ा उसके बारे में आइडिया दे देंगे। तो PV = nRT होता है, एक लॉ होता है। यहाँ पे P प्रेशर को डिनोट करता है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है और N नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्या रखा है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट मान रखा है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R एक गैस कांस्टेंट है, तो ये पहले से ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो चीज़ें हैं वो क्या है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हो किसी भी पर्टिकुलर आपने कंटेनर ले रखा है उसमें अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कम कर रहे हो, प्रेशर और टेम्परेचर अगर आपने कांस्टेंट कर रखा है उस कंडीशन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे वॉल्यूम भी घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे इस लॉ का मतलब है कि अगर आपने एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है, हमने एक कंटेनर ले रखा है, मान लो 2 कंटेनर ले रखा है, तो यहाँ पे क्या है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर का एक हमने कंटेनर ले रखा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को डालते हैं, कंप्लीट तरीके से इसमें ऑक्सीजन को फिल कर देते हैं। ठीक है, पहले केस में हम ऑक्सीजन को फिल करते हैं, सेकंड केस में हमने नाइट्रोजन को फिल कर दिया, थर्ड केस में हमने हाइड्रोजन को फिल कर दिया। तो हम हर केस में, पहले केस में जब हमने ऑक्सीजन को फिल किया, हमने वॉल्यूम जो कंटेनर का जो वॉल्यूम था उसको फिक्स कर रखा है कि वो 22.4 लीटर ही है। जब फर्स्ट केस में हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे फिल किया, फिल करने के बाद में हम उसमें ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जितने आ रहे हैं वो सेकेंड केस में जब आप नाइट्रोजन को जब फिल कर रहे थे इसी वॉल्यूम के कंटेनर में तो उसके इक्वल आ रहे थे। थर्ड केस में जब हाइड्रोजन को फिल कर रहे थे तो उसके भी बराबर आ रहे थे। मतलब अगर आपने सेम वॉल्यूम का कंटेनर ले रखा है, ठीक है, अगर आपने सेम वॉल्यूम का कंटेनर ले रखा है तो उसमें जितने भी आप कोई भी पर्टिकुलर गैस अगर आप उसमें ऐड करते हो तो उसका जो अमाउंट आएगा, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। गैसेस के बारे में एक छोटी सी बात और मैं बता देती हूँ कि अगर कोई भी गैस है ना तो उसका 1 मोल अगर आप लेते हो तो उसका 1 मोल इसी कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की मीडियम में वो कोई भी गैस है उसका 1 मोल 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, कोई भी गैस है तो वो उसका 1 मोल 22.4 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला कंडीशन जब आप मेंटेन करते हो तो उस टाइम कोई भी गैस है अगर तो उसका 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हमने 22.4 लीटर इस कंटेनर का साइज फिक्स कर रखा है, वॉल्यूम फिक्स कर रखा हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम कोई भी गैस आप डाल दो उसका 1 मोल ही आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने वॉल्यूम की सारी गैस का फिक्स कर रखा है तो वहाँ पे जो आने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 के, इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो ये तो हो गया एवोगैड्रोस लॉ कि अगर आपने वॉल्यूम फिक्स कर रखा हुआ है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स हो जाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे। ठीक, तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपने 4 1 लीटर के फ्लास्क ले रखे हैं। ठीक है, आपने 4 1 लीटर के फ्लास्क ले रखे हैं। ठीक है, आपने फ्लास्क ले रखे हैं और सेपरेटली फिल्ड विद SO2 SO3 ऑर्गन एंड
CH4 gases at same temperature and pressure, find the ratio of total number of atoms of these gases present in the different flask would be। आपको नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो बताना है। आपने 4 फ्लास्क ले रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में SO2 गैस डाली हुई है, सेकेंड वाले में SO3, थर्ड वाले में ऑर्गन, फोर्थ वाले में CH4 हमने डाल रखा है। आपने इसका क्या किया है, वॉल्यूम आपने फिक्स कर रखा है, 1 लीटर का फ्लास्क है, वॉल्यूम हमने 1 लीटर का फ्लास्क यहाँ पे फिक्स कर रखा हुआ है और टेम्परेचर और प्रेशर को भी हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा हुआ है। तो आपको पता है कि अगर आपने कोई भी मीडियम का, कोई भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है तो वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आपने सेम वॉल्यूम में आपने अगर वॉल्यूम भी फिक्स कर रखा हुआ है तो उसमें आने वाले जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे सारे गैसेस के लिए। तो अगर आपने 1 लीटर यहाँ पे फिक्स कर रखा हुआ है तो यहाँ पे इनके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके कितने आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर आप SO3 यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो वो हमेशा इक्वल आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 के, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम भी फिक्स कर रखा हुआ है तो 1 लीटर में इसके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स SO2 के आएंगे उतने ही SO3 के भी आएंगे, उतने ही ऑर्गन के भी आएंगे, उतने ही CH4 के भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम हो जाएंगे इनके। तो अगर हमें मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना रहेगा तो 1:1:1:1 हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेम क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है, आपसे नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इनके एक मॉलिक्यूल में इनके कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, SO3 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 एटम्स हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 × Na इतने एटम्स टोटल इनके आ जाएंगे। SO2 में 3 × Na, Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है। यहाँ पे ऑर्गन में 1 एटम है तो 1 × Na हो जाएगा, और यहाँ पे 5 × Na हो जाएगा। तो अगर आप इनका रेशियो निकालते हो तो इनका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आ जाएगा 4:3:1:5 के फॉर्म में। आप एटम्स का जब रेशियो निकालोगे फाइनल में तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछ रखा है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तब तो वो 1:1:1 के फॉर्म में आता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 लीटर की फ्लास्क में आएंगे सारे के उतने ही आएंगे। सिर्फ इसका अगर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो 10 यहाँ पे एंटर करें तो सारे के सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो वो इतना हो जाता। बट आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक मॉलिक्यूल में, जैसे मैंने SO3 का एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है, SO3 का एक मॉलिक्यूल लिया, इसमें इसके एटम्स कितने हैं, 4 हैं, और एक मॉलिक्यूल में टोटल एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन जब आप इसका रेशियो निकालोगे यहाँ पे तो ये Na तो सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल हो जाएगा हर केस में, और लास्ट में आपके पास एटम्स का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में।